नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार और देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। योगी सरकार ने बदले नियम, डीजीपी के सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव, अब केंद्र नहीं यूपी की कमेटी करेगी नए डीजीपी का चयन। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम मान्यता, हाईकोर्ट का फैसला पलटा, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दिए बड़े संकेत, चुनाव लड़ने पर कह दी बड़ी बात। पीएम के दौरे के चलते रोकी गई सीएम सोरेन की उड़ान, नाराज हुई झामुमो, राष्ट्रपति को पत्र लिख के की हस्तक्षेप की मांग। राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि केस की सुनवाई टली, गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पॉल पर बड़ी कार्रवाई, हाथ से निकला डायरेक्टर का पद, बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर की थी हेराफेरी। निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती सरकार। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल, आरजेडी जेडीयू के बीच सीधी टक्कर। स्थापना दिवस पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बताया, पार्टी का लक्ष्य बोले अब 4 नहीं 40 तक पहुंचना है, आरजेडी को बड़ा झटका। बिहार में प्रदूषण का कहर जारी, हाजीपुर की हवा दिल्ली से भी खराब, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने दिया नया अपडेट। अब खबरें विस्तार में। यूपी में डीजीपी की तैनाती के लिए नियमावली तैयार हो गई है, जिसको योगी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब यूपी में ही डीजीपी का नाम तय होगा, इसके लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी नए डीजीपी का चयन करेगी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की तैनाती लंबे समय से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद का विषय बनती रही है। बता दें 1 जुलाई 2021 को डीओपीटी की संतुष्टि के बाद 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया, लेकिन 10 महीने बाद ही 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को उनके स्थिर पर्यवेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पद से हटा दिया और डीजीपी से डीजी डिफेंस बना दिया गया। इसको लेकर जब संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने यूपी सरकार से इसकी वजह पूछी, तो उसने जवाब दिया कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने के लायक नहीं थे, वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होना चाहिए। यूपी मदरसा एक्ट वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मान्यता दे दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए फैसले में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इससे सिलेबस, छात्रों का स्वास्थ्य जैसे कई पहलू शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। चुनाव के पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने राजनीति से संन्यास का संकेत दिया है। शरद पवार ने कहा कि अब राजनीति में नए लोगों को आना चाहिए। दरअसल 84 साल की उम्र में भी शरद पवार सक्रिय राजनीति में बने हुए हैं। हाल ही में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाए थे। मंगलवार को शरद पवार ने राजनीति से रिटायरमेंट के संकेत देते हुए कहा था कि अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अब चुनाव को लेकर रुकना पड़ेगा और नए लोगों को आगे लाना होगा। मैंने अब तक 14 चुनाव लड़ा है और अब मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। झारखंड में जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उड़ान में देरी पर सियासी बवाल मचा है। झामुमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा, जिसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते नो फ्लाई जोन लगा दिया गया और इसी की वजह से हेमंत सोरेन को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई।
दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच झामुमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। मामले पर अब राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी और झामुमो के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार को होने वाले राहुल गांधी पर मानहानि केस की सुनवाई अब टल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर रहने की वजह से यह सुनवाई टल गई है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। बता दें कि राहुल गांधी पर बेंगलुरु में तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसको लेकर कोतवाली देहात थाने में केस भी दर्ज है। केंद्र सरकार ने पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक गोपाल कृष्ण पाल पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोपाल कृष्ण पाल को पटना एम्स के कार्यकारी निदेशक पद से हटा दिया। गोपाल कृष्ण पाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बड़ी हेराफेरी की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में गोपाल कृष्ण पाल को पटना एम्स के डायरेक्टर पद से हटाते हुए देवघर एम्स के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय को पटना का प्रभार सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत की 9 जजों की बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि उससे सार्वजनिक हित न जुड़ा हो। दरअसल क्या सरकार किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर अपना जवाब भी सुना दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के बहुमत से कोर्ट का फैसला सुनाया। बेंच ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकार अधिकृत नहीं कर सकती। बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। एमएलसी उपचुनाव को लेकर आयोग की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक आने वाले 5 दिसंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग होगी, जबकि 9 दिसंबर को मतगणना। दरअसल जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधान पार्षद थे। उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बता दें कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को पार्टी के 6ठे स्थापना दिवस पर पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि पार्टी आगे बढ़ रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। पार्टी अपने मकसद को लेकर लगातार संघर्ष भी कर रही है और यह तय है कि हम गरीब, पिछड़ों, दलितों के अधिकार को लेकर ही मानेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने कम संसाधन में बेहतर प्रदर्शन किया है और आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां अब समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। इसलिए अब 4 विधायक नहीं 40 विधायकों को जीत दिलाने तक पहुंचना है। बिहार में अभी ठंड का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 8 नवंबर से तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जिसके बाद ठंड महसूस होगी। इसी बीच बिहार के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक बना हुआ है। बता दें कि हाजीपुर में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गया है। हाजीपुर का AQI 378 दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली का AQI 358 रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान गोपालगंज, सुपौल, पूर्वी चंपारण और छपरा सबसे गर्म जिले रहे। वहीं सबसे कम तापमान किशनगंज, बांका में दर्ज किया गया। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।